हाँ तो होमीज, कैसे हो? तुम्हारा भाई काफी दिनों के बाद तुम्हारे साथ एक एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आया है। तो बिना किसी देरी के उठा लो अपने पॉपकॉर्न चिप्स और इस इंटरेस्टिंग से एनिमे को शुरू करते हैं। तो गाइस, एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं 3-4 पावरफुल वॉरियर्स को जो कि अपना अपना मैजिक यूज करके एक भयंकर से डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। और भाई, ये कोई नॉर्मल सा डीमन नहीं होता, बल्कि ये है खुद डीमन किंग। काफी डेंजरस बैटल के बाद फाइनली ये लोग मिलकर डीमन किंग को डिफीट कर देते हैं। पूरे किंगडम में खुशी झूम उठती है क्योंकि सालों बाद उन्हें अंधेरे से छुटकारा मिला होता है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस में। राजा अनाउंस करता है कि जिन 4 वॉरियर ने डीमन किंग को हराया है उन्हें फायर, अर्थ, वाटर और विंड एम्परर का टाइटल दे दिया जाएगा। इन चारों मेजेस में जो सबसे सीनियर मेज होता है इसे लाइटनिंग एम्परर का टाइटल दिया जाता है। इस बंदे का नाम होता है एफ्टाल। राजा खुद उसके पास आकर उसे कांग्रेचुलेट करता है। हाँ भाई, आज से तुम लाइटनिंग एम्परर के नाम से जाने जाओगे। ऐसा सुनते ही एफ्टाल की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। उसकी सारी मेहनत, सारे सेक्रीफाइसेस आज फाइनली रंग लाए होते हैं। इस इंसिडेंट को काफी साल बीत गए थे। एफ्टाल अब एक रिस्पेक्टेड मास्टर बन चुका होता है और अपने स्टूडेंट्स को मैजिक सिखा रहा होता है। यहीं पर हमें मिलती है एक मर्लिन, एक एनर्जेटिक और बहुत ही टैलेंटेड लड़की। बाकी स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन मर्लिन कुछ ज्यादा ही डेस्परेट लग रही होती है। एफ्टाल उन्हें समझाता है, मैजिक में जल्दी करने से कुछ नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्टेबल मैजिक सर्कल। तुम्हें भी उसी पर फोकस करना चाहिए। सब मान जाते हैं, लेकिन मर्लिन अचानक से कहती है, मास्टर क्या आप हमें लेवल 6 स्पेल प्रैक्टिस नहीं करवा सकते? एफ्टाल हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये बच्ची इतनी जल्दी पावरफुल क्यों बनना चाहती है। लेकिन फिर मर्लिन धीरे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो, इसलिए मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी सीखना है। एफ्टाल उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एफ्टाल डीमन लॉर्ड की आर्मी से फाइट कर रहा होता है। उसी बैटल में मर्लिन की मॉम और डैड की डेथ हो जाती है। तभी एफ्टाल उस छोटी सी बच्ची को एडॉप्ट कर लेता है। प्रेजेंट में लौटकर एफ्टाल सोचता है, शायद इसे पता भी नहीं कि इसके परिवार की मौत में कहीं न कहीं मेरी भी जिम्मेदारी थी। तभी अगले दिन हम मर्लिन को चुपके से जंगल के अंदर जाते हुए देखते हैं। उसका गोल होता है मॉन्स्टर्स को डिफीट करके इतना स्ट्रॉन्ग बनना कि वो बाकी स्टूडेंट्स को टीच कर सके और एफ्टाल को रेस्ट मिल सके। आखिरकार वो अपने स्टूडेंट्स पर नॉन स्टॉप मेहनत करता रहता है। जंगल के अंदर उसे एक केव दिखाई देती है। वो हिम्मत करके उसके अंदर घुस जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक भयंकर सा मॉन्स्टर उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। मर्लिन पैनिक में आकर लेवल 4 मैजिक जल्दी इस्तेमाल करती है, लेकिन इस मैजिक से इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। तो फिर उसे मजबूरन लेवल 6 विंड स्पेल कास्ट करना पड़ता है। इसके लिए वो स्पेल को कास्ट करती है, पूरी की पूरी इनकेंटेशन बोलती है और एक बहुत पावरफुल सा अटैक होता है। लेकिन मर्लिन को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये इससे भी जिंदा बच गया और अब जोर से उसे उछाल देता है। जैसे ही मॉन्स्टर फाइनल अटैक करने वाला होता है, एफ्टाल की एंट्री हो जाती है। एक स्ट्राइक में वो उस मॉन्स्टर की आंख उड़ा देता है और मर्लिन को डांटना शुरू कर देता है। मैंने तुम्हें मना किया था इस जंगल में आने से, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? क्यों तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है? तभी वो मॉन्स्टर उसके पीछे वापस से दोबारा से अटैक करने आ जाता है। एफ्टाल उसकी तरफ देखता भी नहीं है और कैजुअली कहता है, दिख नहीं रहा, मैं भी अपनी स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा हूँ। और भाई एफ्टाल लेवल 10 मैजिक को बिना किसी इनकेंटेशन के एक ही सेकंड में कास्ट कर देता है। एक स्पेल और उस मॉन्स्टर का गेम ओवर। अब एफ्टाल मर्लिन को उसके घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो एक रूम के अंदर उसे छोड़कर जब जाने लगता है तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मर्लिन ये सब देख लेती है और रोते हुए कहती है कि इसलिए मैं जल्दी से ठीक होना चाहती थी। मुझे पता है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, आप काफी बीमार हो और जब भी आप हमें ट्रेन करते रहते हो। ये सुनकर एफ्टाल कम्प्लीटली इमोशनल हो जाता है। उसे पहली बार फील होता है कि सच में कोई उसकी फिक्र करता है। वो उसे प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें पूरा मैजिक सिखा कर ही जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। सुबह सुबह एफ्टाल का एक स्टूडेंट उसके पास भागते भागते आता है और उसे बताना शुरू करता है कि जो फ्लेम एम्परर है उसने अपनी मैजिकल एप्टीट्यूड थ्योरी कंप्लीट कर ली है। दरअसल इस थ्योरी से ये पता चल सकता है कि कोई इंसान फायर, अर्थ, वाटर या विंड में से कितना टैलेंटेड है। एफ्टाल सबसे पहले मर्लिन का टेस्ट करता है। उसके बाल अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डालता है। रिजल्ट आता है वाटर और विंड दोनों में S रैंक एप्टीट्यूड, फ्लेम और अर्थ में B और C रैंक एप्टीट्यूड। सभी लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फिर एफ्टाल खुद को भी टेस्ट करता है, लेकिन शॉकिंगली किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर चेंज नहीं होता। एक स्टूडेंट रीड करता है, इसका मतलब है कि एफ्टाल के पास कोई भी नेचुरल मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं। लोगों को लग रहा है इस
टेस्ट में ही कुछ न कुछ खराबी है, क्योंकि हमारा जो एफ्टाल है ये एक एम्परर है, द ग्रेट लाइटनिंग एम्परर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास कोई एप्टीट्यूड ही ना हो। वे सुबह से लेकर शाम तक बार बार टेस्ट करते रहते हैं, लेकिन एक बार भी टेस्ट टिप का जो कलर है वो चेंज नहीं होता। उस रात एफ्टाल टूट जाता है। वो रियलाइज करता है कि वो हमेशा बाकी एम्परर से पीछे इसलिए था क्योंकि उसके पास किसी भी स्पिरिट की ब्लेसिंग ही नहीं थी। वो अपने कमरे पर बेड पे लेटे लेटे रोने लगता है। उसका मन था इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का। बाहर मर्लिन उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है, लेकिन इस तरफ एफ्टाल की रोते रोते ही मौत हो जाती है बिना उसकी ख्वाहिश पूरी हुए, जो की थी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की। अब क्योंकि एफ्टाल मर चुका था तो उसकी सोल एक अलग ही रेल में पहुंच जाती है। तभी उसे याद आता है एफ्टाल के पास तो एक रीइंकार्नेशन एबिलिटी थी, जिसके इस्तेमाल से वो हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक बार बार रीइंकार्नेट होता रहेगा। जिसके की बाद एक गॉडेस उसके सामने पहुंचती है और उसे कहती है, हम तुम्हें दोबारा रीइंकार्नेट करेंगे। अगर तुम्हें कुछ चॉइस चाहिए हो तो फिर बताओ, अगर तुम्हें कुछ स्पेशल एबिलिटी चाहिए हो तो वो बताओ। एफ्टाल उसे बोलता है कि मेरी इस नई लाइफ में मेरी सारी की सारी मेमोरीज एग्जैक्टली इंटैक्ट रखना। और फिर उस गॉडेस की ब्लेसिंग के साथ एफ्टाल का दोबारा जन्म हो जाता है। अब एफ्टाल एक 4 साल का बच्चा बन चुका होता है। वो मिरर में खुद को देखकर कहता है, मैं एफ्टाल हूँ और मैं फिर से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। उसकी माँ उसे प्यार से गले से लगा लेती है। एफ्टाल वाटर मैजिक टेस्ट करता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। उसकी माँ उसे प्यार से गले से लगा लेती है। एफ्टाल फिर थोड़ी सी देर बाद जाकर वापस से उस मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को परफॉर्म करता है, लेकिन वो वापस से फेल हो जाता है। वो इससे निराश नहीं होता, बल्कि उसे ये मोटिवेशन थी कि उसकी कम से कम पुरानी सारी की सारी मेमोरीज तो इंटैक्ट है और धीरे धीरे कर कर उसके पास वापस आ रही है, तो इस लाइफ में और भी ज्यादा ग्रेटनेस को अचीव कर सकता है। तभी ऐसे सोचते सोचते वो बाहर आ जाता है और उसे आसमान में एक ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे कि कुछ सोल्जर्स रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। एफ्टाल सोचता है, काश मेरे पास मेरे पास्ट लाइफ की पावर्स होती तो मैं इस ड्रैगन का अभी की अभी काम तमाम कर देता है। फिर उसके दिमाग में एक अलग ही थॉट आता है, क्यों ना मैं उसे ट्राई करूं। और अचानक से वो लेवल 10 लाइटनिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है। ड्रैगन सीधा आसमान से गिर पड़ता है। उसके ऊपर एक काफी भयंकर सा इलेक्ट्रिक शॉक आया था। एफ्टाल को काफी ज्यादा शॉक लगा होता है, क्या मैं भी अपनी पास्ट लाइफ के मैजिक को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर इस तरफ ये सारे सोल्जर्स को ये लग रहा होता है कि ये जो चीज हुई है ये पक्का कोई ना कोई गॉड कर रहा है। गॉड ने ही टाउन को इस ड्रैगन के कहर से बचाया है। आखिरकार इतना पावरफुल मैजिक और कौन ही कर सकता है। एफ्टाल को उनकी बातें समझ में नहीं आती और फिर वो घर में जाकर आराम से बैठा होता है। तभी उसका बड़ा भाई फ्रेजर उससे मिलने आता है, जो कि एफ्टाल का हाफ ब्रदर होता है। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? फ्रेजर एफ्टाल से पूछता है। एफ्टाल तुरंत ही उसे बोलता है, मैं मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। लेकिन उसकी मोम कहती है कि उसके पास कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, इसलिए वो उसे मिलिट्री स्कूल में भेजेगी। लेकिन एफ्टाल काफी ज्यादा जिद करता है, क्योंकि उसे मैजिक एकेडमी में ही जाना था। फ्रेजर उसकी इन सारी बातों को सुनकर उसका टैलेंट चेक करने के लिए ड्यूल करता है। लेकिन ड्यूल से पहले फ्रेजर उसे बोलता है, मैं तुम्हें एक लेवल 2 का स्पेल दिखाने वाला हूँ। अगर तुमने उसे हुबहू कॉपी कर लिया तो मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा मैजिक एकेडमी में, अदरवाइज तुम्हें अपनी मोम और मेरी बात मानकर मिलिट्री स्कूल में भेजा जाएगा। एफ्टाल उसकी शर्त को मान जाता है और फिर फ्रेजर पूरी की पूरी पावर इस्तेमाल करते हुए एक लेवल 2 विंड स्पेल कास्ट करता है, जिससे कि कुछ नहीं होता बल्कि एक पेड़ कट जाता है। एफ्टाल उसे देखकर बस एक ही चीज सोचता है, क्या ये मेरे डिसेंडेंट्स है इतने वीक। दरअसल एफ्टाल का जन्म इसी की फैमिली में हुआ था और एफ्टाल को मरे हुए पूरे के पूरे 400 साल हो चुके हैं। इसके जो फादर है उन्होंने इसकी मोम और इसे एग्जाइल कर दिया था, जब उन्हें पता चला था कि एफ्टाल और इसकी मोम के पास कोई भी मैजिक एप्टीट्यूड है ही नहीं। तब से फ्रेजर ही है जो कि उन्हें पैसों से मदद करता है। आखिरकार ये एक रॉयल्टी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। फिर एफ्टाल कैजुअली लेवल 6 मैजिक यूज करता है, जिससे कि उसके सामने के काफी सारे पेड़ कट जाते हैं। लेकिन इस तरफ वो फ्रेजर को देखता है जो कि बेहोश हो जाता है। फ्रेजर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इसने लेवल 6 मैजिक बिना किसी इनकंटेशन के कैसे कास्ट करा। लग रहा है ये एफ्टाल कोई न कोई गॉड है। एफ्टाल फिर अपने भाई को अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो साइड में बेड पर पड़ा होता है और इस तरफ एफ्टाल इस वर्ल्ड के बारे में पढ़ता है। प्रेजेंट एरा में उसे पता चलता है कि लोगों की मैजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ये लोग लेवल 5 मैजिक को सीलिंग लिमिट मानते हैं। इनके हिसाब से लेवल 6 और लेवल 7 मैजिक सिर्फ और सिर्फ एस रैंक हंटर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के पास इतना माना नहीं है कि लेवल 6 और लेवल 7 के स्पेल को अकेले ही कास्ट कर पाए। इसके लिए पूरी की पूरी आर्मी लगती है। तो जब फ्रेजर को होश आता है तो फिर एफ्टाल उसे झूठ बोल देता है कि उसके सर पर एक टहनी गिर गई थी। लग रहा है वो अभी तक ये सब कुछ का सपना देख रहा था और फ्रेजर को भी इसकी बात पर यकीन हो जाता है, जिसके के बाद फ्रेजर उसे
उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। 14 साल की ट्रेनिंग के बाद एफ्टाल एक एक्सीलेंट स्वॉर्ड्समैन बन चुका था। फ्रेजर उसकी मुलाकात एक मौर्य नाम के काफी बड़े मिलिट्री स्कूल के हेड से करवाता है। वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारा पर्सनल लेवल पर टेस्ट लेने आए हैं और इनसे बच कर रहना, क्योंकि ये तुम्हारे इन फ्यूचर प्रिंसिपल होने वाले हैं। मौर्य भी एफ्टाल की तरफ देखकर बोलता है, फ्रेजर तुम्हें इस बच्चे में क्या दिखा? मुझे तो एक वीक लड़का दिख रहा है जो कि अभी मेरे से कम 100 साल पीछे है। फ्रेजर उसे बोलता है कि एक बार ड्यूअल तो करो, जब तुम्हें समझ में आएगा। और फिर इन दोनों का ड्यूअल स्टार्ट होता है। वो उसे बोलता है चलो मेरे ऊपर हमला करो, लेकिन एफ्टाल हिल भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे सामने वाले का टैलेंट समझ में आ रहा था और उसे एक भी सिंगल ओपनिंग नहीं दिख रही थी, जिसे कि देखकर मौर्य काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा एफ्टाल की तरफ चार्ज करता है। एफ्टाल जैसे तैसे कर उसके हमले को ब्लॉक करता है और फिर इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब एफ्टाल भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मौर्य को उसके अंदर कुछ स्पेशल नजर नहीं आ रहा था। वो फ्रेजर को बोलता है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, तुमने इसे मुझे क्यों रिकमेंड करा? फ्रेजर बोलता है अभी आप देखना हमारा एफ्टाल आपका क्या हाल करेगा। और तभी एफ्टाल अपनी फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करता है और इस बार जो ये स्ट्राइक कर रहा था इसे देखकर मौर्य भी इंस्पायर हो जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर फ्रेजर की तारीफ करता है। फ्रेजर उसे बोलता है वैसे तो एफ्टाल के पास कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर माना को इतने अच्छे से चैनल करता है जैसे कि कोई सेज हो। इसकी बात सुनकर मौर्य को काफी ज्यादा हंसी आती है। वो उसे बोलता है तुम मुझे ये कहना चाहते हो ये बच्चा मैजिक को यूज नहीं कर सकता लेकिन ये माना को कंट्रोल कर सकता है? व्हाट अ जोक। एफ्टाल मनी मन सोचता है अगर मैं मैजिक का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसका काम एक बार में ही तमाम कर सकता हूँ। और ऐसा बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर चार्ज करता है, लेकिन मौर्य भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी इस भारी भरकम स्वॉर्ड से एफ्टाल के सीधा सर पर स्ट्राइक करता है। एफ्टाल जैसे तैसे कर उसे ब्लॉक करता है और फिर उसकी स्वॉर्ड को साइड में डायरेक्ट कर उसको एक धोबी पछाड़ से खत्म कर देता है। मौर्य को समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या हो गया और फिर हमें दिखाया जाता है कि एफ्टाल पुरानी लाइफ में अर्थ पर रहा करता था। यहाँ पर इसने जूडो में ये वाला मूव सीखा था और फाइनली आज पहली बार जिंदगी में इसने इस मूव का इस्तेमाल करा है। अब ये जो मौर्य होता है ये खड़ा होता है और बोलता है वाह तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन स्वॉर्ड में मैंने तुम्हें हराया था। इसका मतलब है कि ओवरऑल विनर मैं हूँ। और हाँ 15 साल के होते तुम्हारे डायरेक्ट एडमिशन मिलिट्री स्कूल में करा दिया जाएगा। ओके। अब एफ्टाल घर पर बैठा हुआ था। वो मनी मन सोच रहा था कि आज तक वो कभी अपने फादर से तो नहीं मिला। वो पूरे के पूरे 14 साल का हो चुका है और उसने पास्ट में भी काफी बार जिद करी है, लेकिन हर बार फ्रेजर और उसकी मोम किसी न किसी बहाने के साथ इसको अपने पापा से मिलने से टाल देते थे। लेकिन तभी फ्रेजर खुशखबरी लेते हुए आता है तुम्हारे फादर ड्यूक तुमसे मिलना चाहते हैं। एफ्टाल और उसकी मोम काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं और फिर वे दोनों फ्रेजर के साथ ड्यूक के मेंशन पर पहुंचते हैं, जहाँ पर ड्यूक इन लोगों की इंसल्ट करता है। वो सीधा एफ्टाल को ऐसा बोलता है ओ तुम मेरा बेटा है, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। एफ्टाल का दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा बद्धा से दिखने वाला इतना निर्दयी इसका फादर और ऊपर से ऊपर प्रीवियस लाइफ का डिसेंडेंट है। इस तरफ ड्यूक का दूसरा बेटा योहान उसे वुडन स्वॉर्ड ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वो एफ्टाल को सबके आगे बेइज्जत करना चाहता था। और एफ्टाल का बाप उसका मैजिकल एप्टीट्यूड के बारे में तो सब कुछ जानता था, लेकिन वो इसकी स्वॉर्ड स्किल्स को देखना चाहता था। फाइट होने से पहले फ्रेजर एफ्टाल को काफी ज्यादा वार्न करता है। वो उसे बताता है कि अगर उसे कभी भी लगे कि उसकी जान जाने वाली है तो वो प्लीज गिव अप कर दे। आखिरकार जो इसके सामने योहान नाम का ये फाइटर खड़ा है, ये मिलिट्री स्कूल का नंबर 1 बंदा था, जिसने की 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके मिलिट्री स्कूल से एग्जिट लिया था। फाइट शुरू होने से पहले ही योहान एफ्टाल और उसकी मोम की काफी ज्यादा इंसल्ट करता है। बस फिर क्या था, एफ्टाल उसे इतनी बुरी तरीके से हराता है, इतनी बुरी तरीके से हराता है कि ड्यूक भी डर जाता है। जाते वक्त एफ्टाल उसे एक वार्निंग देता है, आज के बाद मेरी माँ के बारे में तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हें हमेशा अपाहिज बनकर ही जीना होगा। और ऐसा बोलकर एफ्टाल और उसकी मोम वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर एफ्टाल मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले लेगा, लेकिन उसके पास मौर्य और फ्रेजर एक छोटे से प्रिंस को लेकर एफ्टाल के घर पर आते हैं। वे एफ्टाल को बताते हैं कि ड्यूक ने किंगडम के खिलाफ रेबेलियन कर दिया है और प्रिंस को मारना चाहता है। एफ्टाल को समझ में नहीं आता कि इसके फादर को किंगडम से क्या दिक्कत है, तो फ्रेजर उसे समझाता है दरअसल जो किंग है उसके 2 प्रिंस है, इनमें से की जो बड़े वाला प्रिंस है वो काफी ज्यादा होशियार है, इसी वजह से उसे नेक्स्ट किंग बना दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं है तो उसके बाद उसकी ये जो गद्दी है ये फिर छोटे प्रिंस को दे ही जाएगी। लेकिन तभी बड़े वाले प्रिंस का एक बच्चा हो जाता है, जिसके के पीछे छोटे वाला प्रिंस पड़ जाता है। आखिरकार ये इसके रास्ते का काटा जो है और इस काम को करने में उसने ड्यूक और उसकी आर्मी की मदद ली है। फिर फ्रेजर उसे बताता है कि अगर वो जंगल पार करके दूसरे किंगडम में जाएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी एक आर्मी है जो कि इन लोगों की मदद कर सकती है। तो वो और मौर्य
अकेले ही उस प्रिंस के साथ जंगल को क्रॉस करने की सोचते हैं, लेकिन एफ्टाल बीच में आकर उन्हें रोकता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना पसंद करूंगा। और फिर मोरिया एफ्टाल की जिद को सुनकर उसे अलाउ कर देता है। उसकी मोम काफी ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन एफ्टाल जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते करते कति जंगल की एंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन तीनों के आगे खुद ड्यूक और उसकी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी थी, जिसमें की अनगिनत ही मेजिस थे। फ्रेजर उन दोनों को बोलता है कि वो जाकर ड्यूक से बात करेगा, क्या पता कि वो अपने बच्चे को आगे देखकर उसकी बात मान ले और फिर इस रिबेलियन को बीच में ही खत्म कर दे। फ्रेजर जब अपने बाप से बात करने जाता है तो उसके पापा वहाँ पर आते हैं, लेकिन इससे पहले फ्रेजर कुछ कर पाता, ड्यूक उसके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करता है, जो कि उसने इस इक्विपमेंट से करा था, जो कि दिखने में स्टन गन जैसा लग रहा था। इसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो अपने मेजिस की मदद से एक काफी बड़ा लाइटनिंग अटैक भी उसके ऊपर कर देता है, क्योंकि उसे गद्दार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जो कि उसके अगेंस्ट जाते और खास करके उसका अपना खुद का खून। एफ्टाल और बाकी सभी को लगा था कि फ्रेजर जो है मर चुका है, और फिर फाइनली एफ्टाल का गुस्सा भी फट पड़ता है। एनिमी मेजिस उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो लेवल 6 और लेवल 7 मैजिक से सबको उड़ा देता है। और फिर असली शो शुरू हो जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोग जो लाइटनिंग यूज करते हो वो नकली है, असली बिजली अब दिखाता हूँ। बादलों से रियल लाइटनिंग गिरती है और पूरी की पूरी आर्मी बर्बाद हो जाती है। एफ्टाल काफी ज्यादा पावरफुल था, इवन दो वो अपने स्वॉर्ड के साथ भी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, और देखते ही देखते उसने सबका काम तमाम कर दिया था। और फाइनली ड्यूक और योहान को वो अपनी खुद की लाइटनिंग स्ट्राइक से बचा लेता है, और फिर इसके बाद योहान को तो वो खुद अपने हाथों से बेहोश करता है, और साथ ही साथ ड्यूक का भी सेम हाल करता है। बाद में इन दोनों को जिंदा पकड़कर किंग के सामने ले जाया जाता है। इन दोनों को सजाए मौत मिल जाती है और फिर इनका पब्लिक एग्जीक्यूशन हो जाता है। लेकिन किंग काफी ज्यादा दयालु था, क्योंकि फ्रेजर ने उसके खुद के पोते की मदद करी है, तो इसी वजह से वो फ्रेजर को इनके हाउस का नया लॉर्ड बना देता है। फ्रेजर और मोरिया को समझ में आ चुका था कि एफ्टाल को मैजिक एकेडमी में ही भेजना चाहिए। आखिरकार उसका प्राइम इंटरेस्ट मैजिक ही है, और वो इसमें काफी ज्यादा महारत भी हासिल कर चुका है। एफ्टाल फाइनली अब मैजिक एकेडमी में एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए निकल पड़ता है। जाने से पहले वो अपनी मोम का शुक्रिया अदा करता है। आखिरकार उन्होंने इसको 15 सालों तक इतने अच्छे से टेक केयर कर इस काबिल जो बनाया है। रास्ते में चलते चलते वो एक जगह पर ब्रेक लेता है, जहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी और एक एरोगेंट मेज एडवर्ड्स को देखता है। एडवर्ड एक डीमन स्लेव गर्ल के साथ बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहा होता है। तभी बाहर से कुछ लोग भागते भागते आते हैं, और जब सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो एक काफी पावरफुल ऑर्क अटैक कर देती है। जो बूढ़ा आदमी होता है वो सभी लोगों को बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बीच में एक ए रैंक एडवेंचरर है। और यहाँ पर ये एडवर्ड की बात कर रहा था। एडवर्ड भी काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें बोलता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मैजिक क्या होता है। वो सबके आगे जाता है और फिर पूरी इनकेंटेशन के साथ लेवल 4 स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सभी को लगा था कि ये जो ऑर्क है इसका काम तमाम हो चुका है। लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये जो ऑर्क इसके आगे खड़ी है ये है एक बर्जरकर ओक, जिसे कि हराने के लिए कोई एस रैंक एडवेंचरर लगता है। तो फिर वो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन अगर वो ऐसे ही भागेगा तो ऑर्क उसके पीछे पड़ जाएगी। तो इसी वजह से वो बाकी सारे लोगों को एक बैरियर मैजिक में बांध कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब एफ्टाल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे मजबूरन इंटरवीन करना पड़ता है। वो सबसे पहले उस बैरियर को कैंसिल आउट करता है, और फिर उसके बाद वो मन ही मन सोचता है कि मुझे ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करना, मैं सबसे पहले लेवल 3 मैजिक का इस्तेमाल करूंगा, फिर साइमल्टेनियसली लेवल 9 मैजिक का इस्तेमाल कर इस और का काम तमाम कर दूंगा, ताकि सभी को लगे कि एक लेवल 3 स्पेल ने ही इस और का काम तमाम करा है। और फिर ऐसा सोचकर वो अपने आप को काफी ज्यादा मास्टरमाइंड मानता है, और जैसे ही वो छोटा सा लेवल 3 स्पेल यूज करता है तो वो ऑर्क मर जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एफ्टाल। वो देखता है और फाइनली रियलाइज करता है इस वर्ल्ड का मैजिक लेवल वाकई में काफी ज्यादा गिर चुका है। सभी लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। एफ्टाल को लगता है मुझे तो स्टैंड आउट नहीं करना था, लेकिन ये मेरे से क्या हो गया। लेकिन दरअसल ये सभी लोग उस ऑर्क की स्मेल सूंघ रहे थे। आखिरकार इनके आगे एक मरा हुआ सुअर जो पड़ा है, पोर्क मीट भाई पोर्क मीट। अब एफ्टाल उन लोगों के आगे से जाता है और फिर एडवर्ड्स को डांटने लगता है और बोलता है, तुमने ये जो करा ये था अटेम्प्ट टू मर्डर, और तुम्हें नहीं पता हो तो मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तुम्हें एक क्रिमिनल घोषित करता हूँ, और एक क्रिमिनल के पास राइट नहीं होता किसी भी स्लेव को अपने पास रखना, तो जल्दी से इस स्लेव गर्ल को आजाद कर दो। तो एडवर्ड उस स्लेव गर्ल को आजाद कर देता है, और इस डीमन का नाम था एनास्टेसिया। एफ्टाल अब एक रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा था, एनास्टेसिया भी उसी के पीछे पीछे आ रही थी। एफ्टाल उसे गुस्से में पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो उसे कहती है, अगर मैं आपके साथ नहीं गई तो मुझे और कोई फिर से स्लेव बना लेगा। एफ्टाल उसकी बात समझ जाता है। आखिरकार इसके शरीर पर अभी
भी वो स्लेव क्रस्ट थी, जिसका की मतलब है अगर वो स्लेव क्रस्ट किसी भी स्लेव पर होती है और उसका मास्टर आसपास नहीं होता तो या तो वो भागा हुआ स्लेव माना जाता है और उसे वापस से पकड़ लिया जाता है, या फिर कोई और नया बंदा उसका मास्टर बन जाता है। और अगर एनास्टेसिया किसी भी बैड इंटेंशन वाले ह्यूमन के हाथों चढ़ गई तो फिर काफी ज्यादा बुरा भी हो सकता है। एनास्टेसिया उसे बताती है कि वो एक डीमन रॉयल्टी है, वो मर्लिन की डिसेंडेंट होती है, यानी कि वो 400 साल पहले मर्लिन की वंशज। एफ्टाल भी उसके अंदर थोड़ी सी मर्लिन की झलक देखता है और फिर उसे अपना स्लेव बना लेता है। अब ये लोग फाइनली टाउन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आकर एफ्टाल का पहला काम था एक इन को ढूंढना जहाँ पर ये रात को बिता सके, लेकिन तभी उसे एनास्टेसिया के पेट में से काफी ज्यादा गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देती है और वो एम्बेरस होते हुए कुछ भी नहीं बोलती। एफ्टाल उसे बोलता है कि हम इन बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले हमें कुछ खाना खाने के लिए ढूंढना होगा। और फिर वे लोग एक हाई एंड रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। आखिरकार कल एंट्रेंस एग्जाम जो है और एफ्टाल को अपनी पीक पर होना है ताकि वो उस एंट्रेंस एग्जाम को एस कर सके। सारे के सारे सर्वेंट एक स्लेव को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डिस्गस्ट फील करते हैं, लेकिन फिर भी एफ्टाल के साथ होने की वजह से वे लोग उन्हें एक टेबल दे देते हैं। एनास्टेसिया जमीन पर बैठ जाती है, लेकिन एफ्टाल उसे ऊपर बैठने के लिए कहता है। और एनास्टेसिया के स्लेव बनने के बाद ये पहली बार था कि उसे किसी ने इतनी रिस्पेक्ट के साथ रखा हो। तभी आसपास के जो नोबल्स होते हैं ये फिर बातें करने लगते हैं। ये बोलते हैं एक स्लेव की और एक घटिया से एडवेंचरर की जंग है कब से इस हाई एंड रेस्टोरेंट में होने लगी। तभी एक और वेटर आता है और उसे बोलता है, सर मुझे माफ करना लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा, आखिरकार हमारे रेस्टोरेंट में स्लेव्स अलाउड नहीं है और ऊपर से मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसे भी होंगे बिल को पे करने के। एफ्टाल उसके इंटेंशन समझ जाता है और फिर वो अपनी जेब में से 3 ड्रैगन आई निकालता है। जिन लोगों को नहीं पता, ये जो ड्रैगन आई है ये इस वर्ल्ड में एक फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसे कि सिर्फ रॉयल ही यूज कर सकते हैं। और ये जो ड्रैगन आई है, हर एक ड्रैगन आई की कीमत 500 गोल्ड कॉइंस है और इतने पैसों में तो एक प्राइवेट स्वीट बुक हो जाएगा। जिसके के बाद वो वेटर माफी मांगता है और इन दोनों को एक काफी बड़ी प्राइवेट स्वीट में खाना खिलाता है। जिसके के बाद एफ्टाल एनास्टेसिया को लेकर अगले दिन सीधा जाता है मैजिक अकेडमी में पहला टेस्ट होने के लिए लाइन बनी हुई होती है। एफ्टाल एनास्टेसिया को भी बोलता है कि तुम भी क्यों ना इस टेस्ट में हिस्सा लो। और उसका ऐसा बोलने के पीछे का कारण था क्योंकि ये जो एनास्टेसिया है इसके पास अनयूजुअल अमाउंट ऑफ माना है, किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से तो काफी ज्यादा। अब फिर थोड़ी देर बाद अकेडमी में इन लोगों का पहला टेस्ट शुरू होता है जो कि होता है एक बैटल रॉयल। नहीं भाई BGMI नहीं खेलना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही चिकन डिनर मिलेगा। इन लोगों का टेस्ट कंडक्ट करवा रहा होता है एक ए रैंक एडवेंचरर जो कि काफी ज्यादा बोर होता है, लेकिन इसकी ये बोरियत जल्दी ही हमारा एफ्टाल दूर कर देगा क्योंकि हमारा एफ्टाल लेवल 4 के स्पेल को मल्टीकास्ट करता है, जिसके के बाद वो काफी सारे लोगों को एक साथ उड़ा देता है। एनास्टेसिया भी अच्छे से मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी। ये एडवेंचरर सोचता है कि ये लोग हमारे आगे कैसे आ गए, और सबसे बड़ी बात ये मैजिक एकेडमी में एनरोल भी क्यों हो रही है। आखिरकार ये लोग इतने पावरफुल जो है। एफ्टाल इस टेस्ट को एस कर देता है, जिसके के बाद उस रिटन टेस्ट में भेजा जाता है। सभी लोग नर्वस लग रहे थे, लेकिन एफ्टाल को सभी क्वेश्चंस का आंसर आराम से आता था, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर देता है। अब रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल रूम में डिस्कशन हो रही होती है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने सारे के सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को आंसर करा हो। इस तरफ एनास्टेसिया भी एफ्टाल को बताती है कि जो इसने करा है ये एक मिरेकल है, क्योंकि किसी भी बंदे को यहाँ पर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करना था जो कि इनका एप्टीट्यूड हो, ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करना। और हैरानी की बात तो ये होती है कि एफ्टाल ने सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ठीक करा था। उसने 100 नंबर में से 1000 नंबर स्कोर करे थे। अब रिजल्ट आता है। एनास्टेसिया ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका नाम स्पेशल स्टूडेंट की लिस्ट में है। और फिर एफ्टाल भी अपना नाम ढूंढने लगता है, लेकिन उसका नंबर कहीं भी नहीं मिलता और वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता। जब एनास्टेसिया बताती है कि इसका नाम तो सुपर स्पेशल स्टूडेंट वाले बोर्ड पर लगा हुआ है और इस ग्रेड के स्टूडेंट को फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, स्पेशल अथॉरिटी और एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव का भी स्टेटस मिलता है। एफ्टाल सर पकड़ लेता है, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, ये उन्होंने क्या कर दिया मेरे साथ। अब ये लोग एकेडमी में एनरोल हो जाते हैं। एफ्टाल एनास्टेसिया के साथ इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और भाई वो सच में मर्लिन होती है। मर्लिन को उसकी प्रेजेंस भी फेमिलियर लगती है, लेकिन एफ्टाल छुपा हुआ था और धीरे धीरे कर वहाँ से सटक रहा होता है। तभी वो उसे रोकती है और जल्दी से उसकी तरफ भागती है। सभी लोग उसी को देख रहे थे। एफ्टाल के आगे वो आकर बोलती है, क्या तुम रीइंकार्नेशन के बारे में जानते हो? एफ्टाल उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं
देता और फिर वहाँ से एनास्टेसिया को लेकर भाग जाता है। बोलता है एनास्टेसिया चलो हम एक बार कैफेटेरिया में चलते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये लोग कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। एफ्टाल के चारों तरफ से उसे लड़कियों ने घेर रखा था। एनास्टेसिया ये देखकर काफी ज्यादा जेलस फील हो रही होती है। तभी यहाँ पर लेडी मर्लिन आती है, जिसे कि देखकर सारी की सारी लड़कियां भाग जाती है और फिर वो एफ्टाल को उसकी आंसर शीट दिखाती है। वो उसे बोलती है तुम्हारे ये सारे आंसर 400 साल पुरानी नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्यों है। उसकी बात सुनकर एफ्टाल समझ जाता है कि आज तो ये बुरे वाला फंस चुका है, तो वो तभी एक तुरंत ही फेक स्टोरी बना देता है। वो उसे बोलता है मैं ओरिजिनल एफ्टाल का 13th डिसेंडेंट हूँ और सरप्राइजिंगली मर्लिन उसकी बात मान लेती है। वो बताता है कि जो एफ्टाल है वो पुराने टाइम में एक लड़की से प्यार करा करता था, उसके साथ उनका बेबी हुआ। एफ्टाल ने उसको खुद से ही सारा का सारा मैजिक सिखाया था और सारी की सारी नॉलेज दी थी और ये जनरेशन से इसकी तरफ पास डाउन होती आ रही है और किसी को भी नहीं पता कि एफ्टाल लाइटनिंग एम्परर का डिसेंडेंट है। एफ्टाल को लगता है कि फाइनली वो बच चुका है, लेकिन मर्लिन उसे बोलती है तो क्या हुआ अगर तुम उनके 13th डिसेंडेंट हो। मैं अपनी पावर्स को तुम्हारे साथ कंपेयर करना चाहती हूँ। क्या मैं लाइटनिंग एम्परर के डिसेंडेंट के आसपास भी आती हूँ? तो चलो आज शाम को मॉक टेस्ट में मैं तुमसे ड्यूल करूंगी, देखते हैं तुम मुझे हरा पाते हो या फिर नहीं। एफ्टाल मुस्कुरा कर कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड। अब शाम होती है और ये दोनों अरीना में एक दूसरे के आगे खड़े थे। सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सारे के सारे स्कूल के ऑफिशियल्स इन लोगों को चीयर कर रहे थे। स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन लोगों में से कौन जीतने वाला है। एफ्टाल मनी मन सोचता है मैं इस ड्यूल से पीछे हटना चाहता था, लेकिन फिर मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ अपने स्टूडेंट की ग्रोथ देखने के लिए। अब इन दोनों का ड्यूल शुरू होता है और फिर एफ्टाल शुरुआत करता है लेवल 6 फ्लेयर बस्ट से विदाउट एनी इनकंटेशन। मर्लिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो उसे बोलती है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और एफ्टाल देखता है कि उसने अपने आप को एक डिफेंसिव बैरियर से प्रोटेक्ट करा है। ये है लेवल 7 परफेक्ट वॉल। मर्लिन उसे बोलती है अभी तक तो मुझे तुम्हारी स्टोरी पर थोड़ा बहुत शक था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि तुम एफ्टाल के ही डिसेंडेंट हो, लेकिन मैं भी उसकी स्टूडेंट हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। फिर इसके बाद वो भी लेवल 6 का सेम टू सेम स्पेल कास्ट करती है, वो भी विदाउट एनी इनकंटेशन। एफ्टाल उसके स्पेल को लेवल 7 परफेक्ट वॉल से ब्लॉक करता है। एफ्टाल देखता है कि वो ऑलरेडी सेकंड स्पेल को कास्ट करने के लिए तैयार है और तुरंत ही वापस से एक और लेवल 6 का स्पेल उसके ऊपर फेंकती है। लेकिन मर्लिन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एफ्टाल भी ऑलरेडी एक और स्पेल को प्रिपेयर करके रखा होगा। वो सीधा एक लेवल 7 का आइस स्पेल का इस्तेमाल कर उसकी फ्लेम्स को ही फ्रोज कर देता है और अब इसके बाद वो एक दूसरा आइस स्पेल कास्ट करता है, जिसे कि मर्लिन जैसे तैसे कर ब्लॉक कर पाती है। लेकिन अभी भी एफ्टाल ने हार नहीं मानी थी और फिर वो काफी सारे लेवल 7 स्पेल की चेन कास्टिंग करता है। मर्लिन जैसे तैसे कर उन्हें ब्लॉक कर रही थी, लेकिन तभी उसके ऊपर से एफ्टाल पैरेलली एक काफी पावरफुल स्पेल लेवल 8 स्पेल को कास्ट करता है। मर्लिन उसे बोलती है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन उसे इस स्पेल को डिफ्लेक्ट करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो एक परफेक्ट वॉल का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये भी काफी नहीं था, तो उसे समझ में आ जाता है कि अभी से अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एफ्टाल इस तरफ उसे बोलता है कि जो तुम्हारी कास्टिंग है वो इम्परफेक्ट है, ऐसी कास्टिंग के साथ तुम मेरे आइसिंग टाइटन को नहीं रोक सकती। मर्लिन को लगता है ये बिल्कुल लाइटनिंग एम्परर जैसा ही है, वो भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही समझाया करते थे मेरे फ्लोज के बारे में। ऐसा लग रहा है मानो ये वही हो, उनकी रीइंकार्नेशन। लेकिन तभी वो पैरेलली काफी सारे लेवल 7 स्पेल्स का इस्तेमाल कर उसके इस लेवल 8 के स्पेल को कैंसिल आउट कर लेती है। एफ्टाल उसे बोलता है वाओ यू आर इम्प्रेसिव कि तुमने इतने सारे स्पेल्स का एक साथ इस्तेमाल करा, लेकिन क्या मेरे एंसेस्टर्स ने तुम्हें इतना नहीं बताया था कि अगर तुम इतने सारे स्पेल्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा सर भी फट सकता है। जिसके के बाद वो कूद कर उसके ऊपर एक विंड स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन मर्लिन तभी लेवल 8 का टेलीपोर्ट स्पेल का इस्तेमाल कर उसके पीछे आकर वापस से लेवल 6 के स्पेल का इस्तेमाल करती है। सभी लोगों को लगता है कि एफ्टाल का काम तमाम हो गया है, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जो एफ्टाल है वो मर्लिन के पीछे आ चुका है, वो भी लेवल 8 टेलीपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर वापस से लड़ना चालू कर देते हैं। मर्लिन अपने सबसे पावरफुल थोर लाइटनिंग हैमर का इस्तेमाल करती है, जो की एक लेवल 9 का स्पेल होता है और इसे मल्टीकास्ट कर रही थी। वो अपने हाथों अपने पैरों सभी से एक साथ मल्टीकास्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो कोई लेवल 2 या लेवल 4 का स्पेल कास्ट कर रही हो। वो इतने इजीली लेवल 9 के स्पेल को कास्ट कर रही थी। ये देखकर हमारा एफ्टाल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर अब फाइनली टाइम था लेडी मर्लिन को हराने का, तो फिर एफ्टाल इसका काम खत्म करने के लिए 400 साल पुराना लेवल 10 स्पेल का इस्तेमाल करता है, द लाइटनिंग एम्परर एफ्टाल। इसके लेवल 10 के स्पेल का नाम ही एफ्टाल होता है। एक स्पेल के साथ वो मर्लिन
मर्लिन का काम तमाम कर देता है और फिर मर्लिन भी इसके आगे गिर जाती है, लेकिन वो बीच में ही अपनी लाइटनिंग को कैंसिल कर देता है ताकि मर्लिन को कोई भी चोट न पहुंचे और धीरे धीरे कर विंड मैजिक से मर्लिन नीचे आकर उसके सामने लेट जाती है। एफ्टाल उसके पास आता है और मर्लिन उसे बोलती है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि लेवल 10 स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है और वो है मेरे मास्टर लाइटनिंग एम्परर। तुम मास्टर ही हो, है ना? एफ्टाल उसे बोलता है आखिरकार तुम्हें पता ही चल गया, तो फिर अब और छुपा कर कुछ फायदा नहीं है, और फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। मर्लिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरफ एनास्टासिया भी उसकी तरफ भागते भागते आती है। उसे अपने मास्टर की चिंता हो रही थी। मर्लिन एफ्टाल पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। आखिरकार उसने एक स्लेव जो रख रखी है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि ये जो मास्टर है इसने पक्का कुछ न कुछ सोचा समझा होगा जब इसने स्लेव रख रखी है। तभी ये लोग भागने लगते हैं क्योंकि इनके पीछे काफी सारे स्टूडेंट्स पड़े थे। सभी लोग एफ्टाल को एक गॉड मान चुके थे। ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं। मर्लिन उसे बोलती है कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ, और जब एफ्टाल जंगल के अंदर जाता है तो उसे उसका पुराना मेंशन दिखता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। आखिरकार ये 400 साल पुराना मेंशन मर्लिन ने इतने प्यार से संभाल के जो रखा था। मर्लिन उन्हें बोलती है मैं जानती हूँ मास्टर, आपको नई नई चीजों को सीखने की काफी ज्यादा चुल होती है, तो मैं पेपर वर्क फाइल करूंगी एनास्टासिया को एडॉप्ट करने का, और आप आज से मेरे सबॉर्डिनेट हो और मेरे खुद के स्कूल में आप एडमिशन लोगे। एफ्टाल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मर्लिन को बोलता है क्या तुम्हारा खुद का मैजिकल स्कूल है? वाओ, मैं उसमें पढ़कर काफी ज्यादा खुश होगा। और मर्लिन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। आखिरकार उसका खुद का मास्टर उसका स्टूडेंट बनने वाला है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, पिछली जो वीडियो थी उसका नेक्स्ट पार्ट अभी अंडर एडिटिंग है। मैं उसे जल्दी ही अगले हफ्ते में अपलोड कर दूंगा। आखिरकार मानवा एक्सप्लेनेशन को अपलोड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और हाँ गाइस, इसका पार्ट 2 कब आएगा ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि ये जो एनीमे है ये अभी भी अंडर रिलीज है। इसके अभी तक 6 ही एपिसोड आए थे जिन्हें की मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इसका अगला पार्ट जब भी आएगा जब इसके नेक्स्ट 6 एपिसोड रिलीज हो जाएंगे। तो टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जरा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों और एनीमे बडीज के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। पिछली वीडियो में बोलना भूल गया था इसलिए इस वीडियो में बोल दिया। ओके, बाय बाय।